हाँ, नमस्कार। मैं डॉक्टर विजयनारायण तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर एमएड विभाग, शिक्षा संकाय, संत तुलसीदास पीजी कॉलेज, कादीपुर, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश। प्रिय विद्यार्थियों, शैक्षिक तकनीकी इस विषय के अंतर्गत अब तक हमने क्या सीखा? जैसा कि हमने देखा कि शिक्षण के स्तर, स्मृति स्तर पर, बोध स्तर पर, चिंतन स्तर पर कैसे शिक्षण कार्य किया जाता है, कैसे हर्बर्ट ने स्मृति स्तर शिक्षण के प्रतिमान को बनाने का एक नमूना दिया, मॉडल दिया, जिसके आधार पर हम बच्चों के अंदर जो मेमोरी है, जो उनका स्मरण करने की क्षमता है, उसको बढ़ा सकते हैं। वह इस स्तर पर जाकर के किसी चीज को स्मरण कर सकता है, उसको पहचान कर सकता है, प्रत्यास्मरण कर सकता है। यानी जो हर्बर्ट के द्वारा बताए गए सोपान हैं, जो उसके पद हैं, जैसे हमने कहा कि प्रस्तुतिकरण कर, प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, इसके बाद जो तीसरा पद इसका आता है जिसमें हम कहते हैं तुलना या संबंध करना, सामान्यीकरण करना, और अंतिम पद जिसका था मूल्यांकन का, या जिसे हम कहते हैं प्रयोग या अभ्यास का। ठीक इसी प्रकार से बोध स्तर पर हमने देखा कि बालक के अंदर वो क्षमता उत्पन्न की जाती है जिससे वह अपने उस विषय वस्तु पर स्वामित्व प्राप्त कर ले, यानी एक तरह से मास्टरी उसकी सिद्ध हो जाए। यानी बच्चे के अंदर स्मरण स्तर मजबूत हो चुका है, उसके अंदर बोध स्तर मजबूत हो चुका है, वह विवेकपूर्ण निर्णय ले सकता है, अपनी बुद्धि के आधार पर सोच समझ सकता है, कार्य को करना है या नहीं करना है, उसका आयोजन कैसे करना है, किस मात्रा में करना है, ये सब ज्ञान उसको बोध स्तर पर हो जाता है, जिसको मार्सन ने बताया। तीसरा जो शिक्षण का स्तर होता है, जिस पर मॉडल प्रस्तुत करने का प्रयास किया जा रहा है, वह है हंट का। हंट ने चिंतन स्तर का शिक्षण प्रतिमान बनाया, जिसमें उन्होंने शिक्षण प्रतिमान के चारों पक्षों को लिया, इसको उद्देश्य, संरचना, सामाजिक प्रणाली और मूल्यांकन प्रणाली। साथ ही साथ इसमें इसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, संरचना कैसी होनी चाहिए, सामाजिक प्रणाली कैसे होनी चाहिए और मूल्यांकन प्रणाली कैसी हो, इसके विषय में आइए हम देखते हैं, जिससे स्मृति स्तर, बोध स्तर के साथ साथ जो उच्च शिक्षण का स्तर आता है, जिसे हम कहते हैं चिंतन स्तर, इसको कैसे मजबूत किया जा सके, इसमें कैसे बच्चों को निखार लाया जा सके, कैसे उनके तार्किक क्षमता को, कल्पना को विकसित किया जा सके। तो आइए हम देखते हैं चिंतन स्तर शिक्षण प्रतिमान, टीचिंग मॉडल ऑफ रिफ्लेक्टिव लेवल, किसका है? हंट का है। तो हंट ने तीसरे शिक्षण स्तर को, जिसको चिंतन स्तर का शिक्षण प्रतिमान कहते हैं, इसको प्रस्तुत किया। इन्होंने दिखाया कि जो प्रतिमान पक्ष है, इसमें सबसे पहले जो इसका उद्देश्य फोकस होता है वह क्या होना चाहिए, यानी छात्रों में मौलिक व स्वतंत्र चिंतन शक्ति का विकास करना। यानी पहला उद्देश्य होना चाहिए कि छात्रों में मौलिक, माने जो मूल रूप से चिंतन का शक्ति है, उस चिंतन शक्ति को विकसित किया जाए, स्वतंत्र रूप से वे सोच सकें। दूसरा है समस्या समाधान है तो आलोचनात्मक और सृजनात्मक शक्ति का विकास, यानी कोई समस्या उनके सामने आती है, ऐसी समस्याओं का समाधान कैसे करें, इसके लिए मौलिक चिंतन की आवश्यकता होती है, तर्क की आवश्यकता होती है, मनन की आवश्यकता होती है, कल्पना की आवश्यकता होती है, समस्या के समाधान हेतु उपकल्पना या प्राकल्पना निर्माण की आवश्यकता होती है। किस तरह से उद्देश्य इसका जो होता है चिंतन स्तर का, हंट के द्वारा यह बताया गया कि छात्रों में मौलिक और स्वतंत्र चिंतन शक्ति का विकास करना, और फिर समस्या समाधान हेतु आलोचनात्मक व सृजनात्मक शक्ति का विकास करना। जब ये दो हमारे उद्देश्य हो गए, इन दोनों उद्देश्यों का मूल रूप से ही अर्थ है कि छात्रों के अंदर वो शक्ति ला दी जाए कि वह अपने स्मृत स्तर और बोध स्तर के आधार पर अपने चिंतन शक्ति अर्थात कल्पना शक्ति को भी विकसित कर सके, तर्क शक्ति को विकसित कर सके, वह सूझबूझ के साथ सृजनात्मक कार्य को कर सके, सहानुभूतिपूर्ण संवेदना के साथ साथ वह लोगों के साथ जुड़ सके, अपने विचारों को व्यक्त कर सके, यानी वह विषम परिस्थितियों में भी समायोजन करने की क्षमता से युक्त हो सके। तो चिंतन स्तर का जो शिक्षण होता है या शिक्षण का सबसे उच्च स्तर माना जाता है, जैसा कि स्मृत स्तर का जो शिक्षण होता है वो सबसे निम्न स्तर का शिक्षण होता है, और जो बोध स्तर का शिक्षण होता है वह शिक्षण का मध्यम स्तर माना जाता है। अब हम देखते हैं कि चिंतन स्तर शिक्षण की संरचना या सिंटेक्स क्या होती है। सिंटेक्स में आप देखेंगे इसमें मूल रूप से
समस्या प्रकृति पर आधारित व्यक्तिगत व सामाजिक दोनों प्रकार की हो सकती है। यानी जो समस्या है वह दो प्रकार की समस्या हो सकती है, तो व्यक्तिगत हो सकती है, दूसरा जो है सामाजिक हो सकती है। इसके 4 सोपान होते हैं, अर्थात व्यक्तिगत समस्या हो या सामाजिक समस्या हो, इसको 4 प्रकार के हम सोपानों में स्टेज में विभक्त करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, समाधान का निदान करके उसको समाधान हेतु प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे पहला क्या होता है, छात्रों के सामने परिस्थिति उत्पन्न करना। कैसी परिस्थिति? समस्या परिस्थिति। यानी इस छात्रों के सामने ये प्रस्तुत किया जाए, उपस्थित किया जाए कि बताओ बालक विलंब से क्यों आते हैं, तुम इस चीज को क्यों नहीं सीख सकते हो, इस पर तुम अपने विचारों को व्यक्त करो। यानी समस्या की परिस्थिति उत्पन्न करना एक पहला इसका सोपान होता है कि जब तक समस्या सामने नहीं आएगी तब तक हम चिंतन करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। इसलिए हंट ने कहा सबसे पहले समस्या को लाओ, और समस्या जितनी जटिल होगी साक्षात्कार करने या चिंतन या सोचने की जो प्रवृत्ति होती है वह भी उतनी प्रभावशाली होगी। दूसरा है समस्या समाधान हेतु उपकल्पना का निर्माण। उपकल्पना कपड़ा है जो हाइपोथेसिस है, जो समस्या हमारे सामने आ गई है, जो या बच्चों के सामने जो प्रस्तुत किया जाता है उसके समाधान के लिए उपकल्पना से प्राय होता है कि समस्या का संभावित उत्तर, समस्या का प्रस्तावित समाधान ढूंढना ही उपकल्पना है। यानी समस्या आ गई है कि बच्चे विलंब से आते हैं, बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं, बच्चे पलायन करते हैं, बच्चों के अंदर झूठ बोलने की वृत्ति है, बच्चों के अंदर शरारत करने की वृत्ति ज्यादा बढ़ रही है। ऐसा क्यों? ऐसी समस्या के समाधान के लिए अनुशासन को कैसे बनाना है, उसको किस प्रकार से कक्षा का नियोजन करना है, टाइम टेबल कैसे होगी, बच्चों की देख रेख कैसे होगी, कक्षा को प्रबंध कैसे किया जाए, इन तमाम चीजों की एक उपकल्पना बनाई जाए, एक नियोजन किया जाए, एक प्लानिंग की जाए कि अगर हम ऐसा करते हैं तो छात्रों में अनुशासनहीनता की कमी आएगी, उनकी विषय वस्तु के प्रति रुचि बढ़ेगी। अगर अच्छी शिक्षण विधियों को लाया जाए, सहायक सामग्रियों का प्रयोग किया जाए तो बच्चे निश्चित रूप से स्कूल आने में, विद्यालय में बैठने में, पढ़ने में, कक्षा में रुचि में, विषय में लेना प्रारंभ करेंगे। इसी को हम उपकल्पना कहते हैं, माने समस्या समाधान हेतु उपकल्पना का निर्माण। अब उपकल्पना की पुष्टि के लिए सूझ, चिंतन, मनन आदि का प्रयोग करना। यानी उपकल्पना अगर हमने बना लिया, परिकल्पना हमने बना लिया, माने उपकल्पना को ही परिकल्पना कहते हैं, उसी को प्राक कल्पना भी कहते हैं, उसी को इंग्लिश में हाइपोथेसिस कहते हैं। यानी जो समस्या के समाधान के लिए हमने एक प्लानिंग किया, उपकल्पना बनाया, प्रस्तावित समाधान ढूंढा है, उसको कैसे पूरा करें, उसको कैसे लागू करें, इसके लिए अच्छी तरह से हमें सूझ, चिंतन, मनन का प्रयोग करना चाहिए। यानी अंतर्दृष्टि हमें लगानी है, सोच को लगानी है कि कहीं हमारे प्लान फेल ना हो जाए, यानी हमारी जो प्लान है वह सक्सेस होनी चाहिए। इसलिए उपकल्पना जैसी होगी उसका समाधान कैसे करना है इसके विषय में तर्क करना, चिंतन करना, अपनी सूझ का प्रयोग करना, मनन का प्रयोग करना, कल्पना को बढ़ाना। और जो चौथा होता है उपकल्पना परीक्षण एवं समस्या समाधान। जब हमारी उपकल्पना तैयार हो गई उसको कैसे लागू करना है, उसके समाधान हेतु हमारी सारी तैयारी हो गई, टूल्स एंड टेक्निक्स जो तकनीकी है सब कुछ हम ला करके प्रस्तुत कर दिए। अब होता है कि समस्या का समाधान करने के लिए अब टेस्टिंग किया जाए, उसका परीक्षण किया जाए, और उसी परीक्षण के आधार पर हम समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो कहने का प्राय है कि जो इसकी संरचना है, जो इसका सिंटेक्स है, इसके जो 4 सोपान बताए गए, स्तर बताए गए, उसमें सबसे पहला है कि बच्चों के सामने समस्या ऐसी क्रिएट की जाए, ऐसी उत्पन्न की जाए, परिस्थिति उत्पन्न की जाए जिसपे वे सोचने के लिए विवश हों, कार्य करने के लिए वो उत्सुक हों। जब समस्या जटिलता की तरफ जाती है तो बालक उस कार्य को करने के लिए उतना ही अधिक अट्रैक्टिव होता है, कार्य करने के लिए उतना ही उत्सुक होता है, और जब उत्सुक हो गया तब समस्या का समाधान वो कैसे करेगा, इसके लिए वह कोई एक रास्ता ढूंढता है, मार्ग ढूंढता है। यानी किस रास्ते से चल करके, किन उपायों के द्वारा हम समस्या को समाधानित कर सकते हैं, उसी को हम उपकल्पना कहते हैं, जो दूसरा स्टेज इसका होता है। तीसरे में होता है कि जब उपकल्पना बन गई, हमने रास्ता ढूंढ लिया, अब उस पर चलना है, उसका परीक्षण करना है, यानी करके उसको अब दिखाना, व्यवहार में लाना है। तो उपकल्पना के लिए जो कुछ सूझ है, तर्क है, चिंतन है, उसको करते हुए उपकल्पना का परीक्षण, अर्थात अब उस उपकल्पना को बनाए गए रास्ते को हमें एक तरह से व्यवहार में प्रदर्शित करना, प्रस्तुत करना है, और जो समस्या है उसका निदान करते हुए उसकी समस्या की जड़ को जान करके हम उसका समाधान करने में समर्थ हो जाते हैं। तो कहने का प्राय है कि बालकों के अंदर
उनकी चिंतन शक्ति को बढ़ाने के लिए सबसे पहली बात है कि उनके सामने ऐसा स्टिमुलस उद्दीपन लाया जाए जो किसी समस्या के रूप में उनके सामने प्रस्तुत हो, जिस पर बालक चिंतन करने के लिए, मनन करने के लिए, कल्पना करने के लिए अपनी अभिव्यक्ति को कैसे प्रस्तुत करे, इन तमाम चीजों पर वह जोर दे और उसके आधार पर समस्या के समाधान के लिए उपकल्पना का निर्माण कर सके। उपकल्पना के विषय में वह तैयारी कर सके, टूल्स एंड टेक्निक्स को, उसमें जो भी उससे संबंधित सामग्रियां हैं, जो भी समाधान के लिए आवश्यक आंकड़े हैं, उनको जुटा सके और अंत में उसका परीक्षण करके, उस कार्य को करके, उपकल्पना की पुष्ट करके वह कार्य का समस्या का समाधान कर सके। तीसरी जो इसका प्रतिमान पक्ष है वह है सामाजिक प्रणाली, जिसे हम कहते हैं सोशल सिस्टम। सोशल सिस्टम में प्राय होता है कि इसमें शिक्षक और छात्र दोनों के संबंध कैसे होते हैं, यानी शिक्षक और छात्र का दायित्व क्या है। जिसमें देखेंगे कक्षा का वातावरण स्वतंत्र था, शिक्षक इसमें केवल एक पथ प्रदर्शक के रूप में होता है। वह छात्रों के सामने केवल समस्या को क्रिएट करता है, वह उनके सामने ऐसा स्टिमुलस उद्दीपन ला करके रख देता है। छात्र पूरी तरह से स्वतंत्र रहते हैं, वे अक्सर चिंतन कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं, तर्क कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, सूझबूझ का प्रयोग कर सकते हैं। समस्या के समाधान के लिए एकदम बिल्कुल खुला वातावरण कर दिया जाता है, यानी कक्षा का वातावरण एकदम स्वतंत्र होता है। छात्र स्व प्रेरित होते हैं, सामाजिकरण का दृढ़ आधार होता है। सामाजिकरण का प्राय है कि बालक स्वयं कार्य को करने के लिए आगे बढ़ते हैं। स्वाभाविक सहानुभूति एवं संवेदनशीलता, यानी इनमें बालकों का स्वाभाविक सहानुभूति स्वयं होती कि समस्या के लिए, उस कार्य को करने के लिए मैं कैसे आगे बढ़ूं। वह स्वविवेक के द्वारा, लोगों के रख रखाव के द्वारा, लोगों के द्वारा विचार तर्क मंत्रणा करके द्वारा वह उस संवेदनशीलता के साथ, सहानुभूति के साथ समस्या का समाधान कर सकते हैं। शिक्षक केवल एक पथ प्रदर्शक के रोल में ही होता है। कहने का प्राय है कि जो शिक्षक और छात्र का दायित्व होता है रिफ्लेक्टिव लेवल पर, जिसे हम कहते हैं चिंतन स्तर का शिक्षण, वहां पर शिक्षक एक पथ प्रदर्शक के रूप में होता है। वह समस्या को केवल एक उद्दीपन के रूप में प्रस्तुत करता है। छात्र स्वप्रेरित होकर के सहानुभूतिपूर्वक संवेदनशीलता के साथ उस समस्या को अचीव करते हैं, ग्रहण करते हैं और उसके उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए वह समस्या समाधान के तमाम तकनीकियों को, उपायों को सोचते हैं, उससे संबंधित आंकड़े आदि को जुटाते हैं, सामग्रियों को जुटाते हैं, उस पर चिंतन मनन तर्क के साथ कार्य मेरा संपूर्ण हो, उसमें किसी प्रकार की बाधा न हो, उसका परीक्षण करते हैं और अंत में समस्या का समाधान करने में समर्थ होते हैं, जिसमें उनकी स्वप्रेरणा अर्थात जो सेल्फ डायरेक्शन है, सेल्फ मोटिवेशन है, ये काफी महत्वपूर्ण होता है। इसलिए इस स्तर पर स्वतंत्र रूप से छात्र होते हैं, वे किसी प्रकार से अपनी चिंतन मंत्रणा तर्क कल्पना को कर सकते हैं। अंतिम जो सोपान प्रतिमान पक्ष का होता है वह है मूल्यांकन प्रणाली, सपोर्ट सिस्टम, अर्थात मूल्यांकन कैसे किया जाए, जिसके लिए लिखित परीक्षा और मौखिक परीक्षाएं दोनों ली जा सकती हैं। लिखित परीक्षा में क्या होता है, उसमें निबंधात्मक प्रश्नों को रखा जा सकता है, अवृत्त्यात्मक परीक्षाओं को रखा जा सकता है, समस्या समाधान से संबंधित प्रश्नों को रखा जा सकता है, सृजनात्मक आदि परीक्षणों को भी लागू किया जा सकता है। यानी लिखित रूप से अगर हम परीक्षा लेते हैं, समस्या समाधान करके परीक्षा लेते हैं, किसी प्रकार से सृजनात्मक शक्ति के विषय में जानना चाहते हैं, उनकी अवृत्ति परीक्षण के रूप में जानना चाहते हैं, तो हमें इस प्रकार की लिखित परीक्षाओं को महत्व देना पड़ेगा। रही बात मौखिक परीक्षा की, क्योंकि किसी भी चीज की अभिव्यक्ति करना है, उनके भीतर क्या चल रहा है, क्या सोच चल रहा है, इसलिए मौखिक परीक्षा भी यहाँ पर उतनी ही आवश्यक है जितनी की लिखित परीक्षा। क्योंकि बालक कभी कभी कुछ चीजों को लिखते नहीं है, लेकिन उसको अच्छी तरह से बोल सकते हैं। कभी होता है किसी समस्या पर बालक बोल नहीं पाते हैं, लेकिन वो लिख करके उसको बता सकते हैं। इसलिए उनके चिंतन स्तर को बढ़ाने के लिए, उसको अच्छी तरह से प्रभावी करने के लिए हमें दोनों प्रकार की परीक्षाओं को लेना जरूरी होता है, लिखित और मौखिक। इस तरह से आपने देखा कि जो हंट ने चिंतन स्तर शिक्षण प्रतिमान को प्रस्तुत किया, टीचिंग मॉडल ऑफ रिफ्लेक्टिव लेवल, उसमें मूल रूप से जो उसका उद्देश्य रहा वह यही था कि बालक अपने सूझबूझ के द्वारा, वह अपने चिंतन के द्वारा, तर्क के द्वारा किसी भी समस्या का समाधान करने में समर्थ हो सके, वह सृजनात्मक, वह तार्किक चिंतन कर सके। जो इसका संरचना होती थी उसमें 4 भाग लिया गया, जिसमें आपने देखा कि माने समस्या को प्रस्तुत करना, समस्या समाधान के लिए परिकल्पना का निर्माण करना, परिकल्पना की पुष्टि के लिए सुचिंतन इत्यादि विचार करना और फिर उपकल्पना का परीक्षण करना।
जो सामाजिक प्रणाली थी उसमें आपने देखा कि इसमें छात्र स्वतंत्र होता है, शिक्षक केवल पथ प्रदर्शक के रूप में होता है, छात्र मौलिक रूप से चिंतन कर लेकर स्वतंत्र है, कल्पना कर सकते हैं, अपनी अंतर्दृष्टि सूझ का प्रयोग करके उस समस्या के समाधान के लिए आगे बढ़ सकते हैं। जो मूल्यांकन प्रणाली यहाँ पर है उसमें मूल रूप से होती है कि जो निबंधात्मक परीक्षा और मौखिक परीक्षा के रूप में हम लिखित परीक्षा ले सकते हैं, मौखिक परीक्षा ले सकते हैं, उसमें अनेक प्रकार के जो प्रश्नों की क्वालिटी होती है वह बदल सकते हैं। जैसे निबंधात्मक परीक्षाओं का वृत्त्यात्मक समस्या समाधान हेतु और सृजनात्मक परीक्षाओं को करा करके हम बालकों के अंदर सृजनात्मक शक्ति को, चिंतन शक्ति को, मनन की शक्ति को, कल्पना की शक्ति को बढ़ा सकते हैं। इस तरह से अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, इस पर कमेंट करें, इसे अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल से अगर पहली बार जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। और अगर इसी तरह से ज्ञान विज्ञान की चीज़ों को तुरंत जानना चाहते हैं तो इसे आप बेल आइकॉन बटन को दबा करके